नमस्कार। आज हमारे सामने गौरव गुप्ता की लिखी हिंदी कविता संग्रह है उदास शहर पर आधारित कुछ समीक्षाएं और नोट्स हैं। और इन्हें पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। क्या ये बस उदास कविताओं की एक और किताब है, या ये आज के शहरी इंसान के तन्हा दिल का एक जरूरी दस्तावेज है? ये सवाल ही एक तरह से आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है, क्योंकि पहली नज़र में जब कोई उदास शहर नाम सुनता है तो लगता है कि इसमें सिर्फ निराशा होगी, अकेलापन होगा। लेकिन जो समीक्षाएं और नोट्स हमने देखे हैं वो एक ज़्यादा गहरी और मैं कहूँगा कि एक उलझी हुई तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत इसी नाम से ही करते हैं, उदास शहर। ये अपने आप में कितना अजीब है ना? शहर मतलब रफ्तार, चमक धमक, शोर, भीड़। शहर कभी सोता नहीं है, तो फिर वो उदास कैसे हो सकता है? शीर्षक एक जानबूझकर किया गया चुनाव है, एक बहुत सोचा समझा कदम। ये पाठक को पहली पंक्ति पढ़ने से पहले ही सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस शहर को हम जिंदा दिली का प्रतीक मानते हैं, क्या उसकी अपनी भी कोई छिपी हुई भावनाएं हैं? क्या उस भाग दौड़ के नीचे एक ठहरा हुआ सन्नाटा भी है? ये शीर्षक असल में शहर के बारे में नहीं, बल्कि शहर में रहने वाले इंसान के मन के बारे में एक सवाल है। अच्छा, तो ये एक तरह का आईना है। चलिए, इस आईने को और करीब से देखते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उदास शहर गौरव गुप्ता ने लिखी है। पंक्ति प्रकाशन ने इसे छापा है और ये करीब 127 पन्नों की किताब है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये उनकी पहली किताब नहीं है। इससे पहले भी तुम्हारे लिए नाम की एक कृति आ चुकी है। और ये जानकारी बहुत मायने रखती है। इससे ये पता चलता है कि हम किसी नौसिखिया कवि की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई पहली बार कुछ लिखने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक अनुभवी लेखक जब किसी विषय को चुनता है तो उसके पीछे एक गहरी सोच और एक संधा हुआ नजरिया होता है। तुम्हारे लिए से उदास शहर तक का सफर शायद एक व्यक्तिगत अनुभव से एक सामूहिक अनुभव की तरफ बढ़ने जैसा है। तो जब एक अनुभवी कवि शहर के बारे में लिखता है, तो वो सिर्फ इमारतों और सड़कों के बारे में नहीं लिखता होगा। मुझे लगता है कि असल कहानी तो उन भावनाओं की होगी जो इन सड़कों पर चलती हैं। हमारे स्रोतों में इस बारे में क्या कहा गया है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सारी समीक्षाएं इसी एक बात पर आकर ठहर जाती हैं। ये किताब शहर की बनावट के बारे में नहीं है, बल्कि शहर की मनोदशा के बारे में है। ये उस अकेलेपन की बात करती है जो लाखों की भीड़ में और ज्यादा चुभता है। ये उस खालीपन को आवाज देती है जो ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में महसूस होता है। शहर यहाँ सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, शहर खुद एक किरदार है। शहर एक किरदार है, ये सुनने में बहुत दिलचस्प है। मतलब जैसे सड़कें, गलियां, रात का अंधेरा, ये सब भी कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। शहर एक जिंदा चीज बन जाता है, एक ऐसा किरदार जो खुद तो खामोश रहता है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोगों की खामोशियों, उनकी अनकही बातों, उनकी अधूरी मुलाकातों का गवाह होता है। ये आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना को पकड़ता है। हम टेक्नोलॉजी से इतने जुड़े हुए हैं, पर इंसानी तौर पर उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। और शहर इसी विडंबना का सबसे बड़ा मंच है। ठीक है, तो ये विषय तो बहुत गहरा और जटिल है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी भावना को व्यक्त करने के लिए लेखक ने भाषा का इस्तेमाल कैसे किया है? मैंने जो पढ़ा उसके मुताबिक कविता की भाषा बहुत सरल है, लेकिन क्या सादगी का एक खतरा ये भी नहीं है कि कविता बहुत सपाट या मामूली लगने लगे? क्या स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि लेखक इस खतरे से कैसे बचते हैं? ये बेहतरीन सवाल है, और मेरे हिसाब से इस किताब की असली कलाकारी इसी के जवाब में छिपी है। हाँ, भाषा बहुत सरल है, इतनी सरल कि कोई भी उसे आसानी से पढ़ और समझ सकता है। लेकिन ये सादगी एक कमजोरी नहीं, बल्कि लेखक का सबसे बड़ा हथियार है। हथियार? वो कैसे? सोचिए, शहर की उदासी एक बहुत उलझी हुई परत दर परत वाली भावना है। इसे बताने के लिए भारी भरकम मुश्किल शब्द इस्तेमाल किए जा सकते थे जो दिमाग को प्रभावित करते, लेकिन लेखक ने जानबूझकर सरल शब्दों का रास्ता चुना जो दिमाग से होकर नहीं, बल्कि सीधे दिल पर असर करते हैं। ये एक जटिल भावना को व्यक्त करने के लिए एक सरल हथियार का इस्तेमाल करने जैसा है। क्या हम इसका कोई उदाहरण सोच सकते हैं? मतलब किस तरह की पंक्ति हो सकती है? बिल्कुल। मान लीजिए किताब में कोई असल पंक्ति नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर एक कविता कहती है, इस शहर की सबसे ऊंची इमारत से भी ज्यादा ऊंची मेरी तन्हाई है। वाह! इसमें एक भी मुश्किल शब्द नहीं है। इमारत, ऊंची, तन्हाई, सब रोजमर्रा के शब्द हैं, लेकिन ये पंक्ति एक पूरी तस्वीर बना देती है। एक अकेला इंसान जो शहर की सबसे बड़ी उपलब्धि से भी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। ये तो कमाल है। यही बात है।
सरलता यहाँ भाव को कमजोर नहीं करती बल्कि उसे और तीखा बना देती है। ये पाठक को कविता को समझने के काम से आजाद कर देती है और उसे सीधे महसूस करने का मौका देती है। समीक्षाओं में बार बार यही बात आती है कि कविताओं में दिल के अनुभव, यादें, खोया हुआ प्यार इतनी खूबसूरती से उभरते हैं क्योंकि भाषा उनके और पाठक के बीच दीवार बनकर नहीं खड़ी होती। मतलब यहाँ मकसद ज्ञान बघारना नहीं है, बस सीधे दिल तक पहुंचना है। और ऐसा लगता है कि ये तरीका काम कर रहा है, क्योंकि जो समीक्षाएं हमारे पास है वे इसके भावनात्मक असर के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में साफ लिखा है कि यह संग्रह पाठकों पर गहरा असर डालता है। एक जगह कहा गया है कि यह पढ़ने वाले को अपने जीवन, संबंधों और शहर की संधियों पर सोचने को मजबूर करता है। यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि रुककर सोचने के लिए भी है। और एक बहुत ही मार्मिक बात जो मुझे स्रोतों में मिली वो ये है कि कविता की पंक्तियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कवि ने हमारी ही कोई अनकही बात कह दी हो। ऐसा क्यों होता है? कोई कविता हमारी अपनी कैसे बन जाती है? मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कविताएं उन सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं को छूती हैं जो किसी एक इंसान की नहीं होती। किसी का इंतजार करना, पुरानी यादों में खो जाना, किसी को खो देने का एहसास, भीड़ में अकेलापन, ये अनुभव किसी धर्म, जाति या देश के नहीं हैं। ये किसी भी शहर में रहने वाले अनगिनत लोगों के साझा अनुभव हैं। कवि बस उन एहसासों को शब्द दे देता है और हमें लगता है कि अरे, यह तो मेरी ही कहानी है। लेकिन अगर हर कविता में उदासी, अकेलापन और खोई हुई चीजों की बात होगी, तो क्या ये किताब पाठक को बहुत ज्यादा निराश या भारी नहीं कर देगी? मतलब किताब का नाम ही उदास शहर है, कोई इसे क्यों पढ़ना चाहेगा अगर ये सिर्फ और उदास करने वाली है? ये एक बहुत जायज चिंता है। अगर किताब सिर्फ निराशा का दस्तावेज होती तो शायद ये इतनी प्रभावशाली नहीं होती। लेकिन स्रोतों में इसका जवाब भी छुपा है। एक समीक्षक ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जहां कुछ कविताएं मन में उदासी जगाती हैं, वहीं कुछ कविताएं उम्मीद की हल्की सी किरण भी छोड़ जाती हैं। उम्मीद की किरण? किस तरह की? ये कोई बड़ी नाटकीय उम्मीद नहीं है। ये बहुत शांत और महीन सी आशा है, जैसे घने बादलों के बीच से हल्की सी रोशनी छन कर आ रही हो। ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये संग्रह उदासी का जश्न नहीं मनाता, बल्कि उसे जीवन के एक हिस्से के तौर पर स्वीकार करता है। और उसी स्वीकृति में से एक तरह की ताकत और इंसानी जज्बे की झलक मिलती है। ये किताब को निराशावादी होने से बचाकर यथार्थवादी बना देता है। ठीक है, तो ये उदासी का उत्सव नहीं, बल्कि उसकी स्वीकृति है, और शायद इसी वजह से पाठक इसे जुड़ पाते हैं। अब अगर हम समग्र राय की बात करें, तो इन सब चीजों को मिलाकर पाठक इस किताब को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे स्रोतों में ये साफ है कि इस पर बहुत ज्यादा अकादमिक या साहित्यिक जगत की औपचारिक समीक्षाएं शायद नहीं है। लेकिन जो भी पाठकों की प्रतिक्रियाएं और ऑनलाइन रिव्यूज मिले हैं, उनमें एक बात आम है। ज्यादातर लोग इसे एक भावनात्मक और संवेदनशील कविता संग्रह मानते हैं। इसका मतलब है कि किताब जिस मकसद से लिखी गई है, वो उस तक पहुंच रही है। और इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा एक स्रोत में लिखा है, आधुनिक जीवन के अंतर्मन की भावना को उजागर करना है। यह उन भावनाओं को सतह पर लाता है जिन्हें हम रोजमर्रा की भागदौड़ में या तो दबा देते हैं या पहचानने से इनकार कर देते हैं। यह एक तरह का भावनात्मक ठहराव है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पाठकों की पसंद के बारे में क्या बताता है? क्या लोग अब ज्यादा ऐसी चीजें पढ़ना चाहते हैं जो उनके अंदर की दुनिया से बात करें? मुझे तो यही लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। आज की दुनिया में बाहरी शोर इतना ज्यादा है कि लोग शायद ऐसी कला और साहित्य की तलाश में हैं जो उन्हें अपने अंदर के सन्नाटे से जोड़ सकें। लोग सिर्फ कहानियों या सूचनाओं से आगे बढ़कर कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो उन्हें खुद को समझने में मदद करे। ये संग्रह उन्हीं लोगों के लिए है जो कविताओं के जरिए अपनी उदासी और आशाओं को महसूस करना और उन्हें एक नाम देना चाहते हैं। तो इन सब का मतलब ये है कि ये किताब हर किसी के लिए नहीं है। अगर कोई इसे एक्शन या थ्रिल के लिए उठाएगा तो उसे निराशा होगी। बिल्कुल। ये किताब उन पाठकों को पसंद आएगी जो शहरों की भावनात्मक गहराई को समझना चाहते हैं, जो लोग मानते हैं कि शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं होते, बल्कि उनमें एक धड़कता हुआ दिल भी होता है। ये उनके लिए हैं जिनके दिल में संवेदना और सोच के लिए जगह है, जो रुककर महसूस करना चाहते हैं। और एक समीक्षक ने लिखा है कि यह पाठक के मन पर एक धीमी लेकिन मजबूत छाप छोड़ती है। इस बात ने मेरा ध्यान खींचा। धीमी लेकिन मजबूत छाप का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि ये उन किताबों में से नहीं है जिसे आप एक रात में पढ़कर भूल जाएं। ये कोई तेज रफ्तार नॉवल नहीं है। ये एक सिपर है, गल्पर नहीं। आप इसे धीरे धीरे पढ़ते हैं,
एक एक कविता पर रुकते हैं, और जब आप किताब बंद कर देते हैं तब भी उसकी कुछ पंक्तियां, कुछ तस्वीरें, कुछ एहसास आपके साथ रह जाते हैं। वो शायद आपको हफ्तों बाद याद आएं, जब आप किसी बस की खिड़की से बाहर देख रहे हों या रात में अपनी बैल्कनी में अकेले खड़े हों। ये खत्म होने के बाद भी आपके अंदर जिंदा रहती है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम अपने उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं कि उदास शहर क्या है। और मुझे लगता है कि जवाब अब काफी साफ है। ये महज कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि आधुनिक शहरी जीवन के अनकहे सच का एक भावनात्मक दस्तावेज है। हाँ, ये हमें उस भागती दौड़ती जिंदगी में एक पल रुककर अपने अंदर झांकने का मौका देती है, जिस मौके को हम अक्सर टाल देते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शहर हमें बनाते हैं या हम शहरों को आकार देते हैं? क्या शहर की उदासी हमारी अपनी उदासी का प्रतिबिंब है या शहर का माहौल ही हमें अकेला और उदास बना रहा है? ये किताब इन सवालों के जवाब नहीं देती, लेकिन उन्हें पूछने पर मजबूर जरूर करती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाती हूँ, जिस पर गौर किया जा सकता है। अगली बार जब आप अपने शहर में हो, किसी ऊंची इमारत को देखें या किसी भीड़ भरी सड़क से गुजरें, तो एक पल के लिए सोचिएगा, अगर हमारे आसपास की ये इमारतें, सड़कें और गलियां बोल पातीं, तो क्या उनकी कहानियां भी उदास शहर की कविताओं से मिलती जुलती होती?